हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 आवर एनवायरनमेंट से पढ़ाने जा रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच वीडियो केयरफुली। तो आपका जो चैप्टर है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न्ड दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यानी जो प्रारंभिक मानव प्राणी थे वो अपने भोजन, कपड़े और आवास के लिए प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया दे लर्न्ड न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड। उन्होंने भोजन यानी जो भोजन होता है उसको उत्पन्न करने का, उसके उत्पादन का नए नए कौशल सीख लिया उन्होंने, घरों को बनाने का। एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बेहतर परिवहन आवागमन सुविधा के लिए उन्होंने तमाम मोड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विकसित कर लिए। एंड कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। जहाँ पर वो रहते थे, जिस जगह पर वो रहते थे, उन्होंने उस पर्यावरण को मॉडिफाई कर लिया, अपने अनुकूल बना लिया, परिवर्तन कर दिया उन्होंने। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो सेटलमेंट मीन्स होता है बस्ती, मानव बस्ती। तो वो स्थान होता है जहाँ पर लोग अपने घरों को बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक मानव थे वो पेड़ों पर, गुफाओं में रहते थे। और जब उन्होंने फसलों का उत्पादन करना शुरू किया तो इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। तो उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज। और जो मानव बस्तियां जहाँ पे बनी, जहाँ पे बनाए गए, वो नदी घाटी के समीप बनाए गए। कारण क्या था, एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। जल की उपलब्धता थी और भूमि उपजाऊ था। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। और जैसे जैसे व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण उद्योग जैसे जैसे विकसित हुआ तो क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। मानव बस्तियां बृहत होती चली गई, बड़ी होती चली गई। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैल्यूज। और जैसे जैसे मानव बस्तियों में वृद्धि हुई, फ्लोरिश हुई, तो वहाँ पे जो सभ्यता नदी घाटी की समीप विकसित हुई। जैसा कि आप याद भी कर सकते हैं, डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्या आप उन सभ्यताओं का नाम याद कर सकते हैं जो कि नदियों के किनारे पर विकसित हुई। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए बेटा, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, टाइग्रिस, नाइल एंड हुआंग हे। तो ये कुछ सभ्यताओं के नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, टाइग्रिस सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानी जाती है, नील सभ्यता, नील नदी, एंड जो कि मिस्र में है, मिस्र के आसपास है, एंड हुआंगवे। तो ये जो सभ्यता थे, जितनी भी सभ्यताएं आप जानते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, हड़प्पा सभ्यता रही हो जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया, और टाइग्रिस मतलब नील नदी सभ्यता, नील घाटी सभ्यता जिसको हम बोल सकते हैं, और हुआंगवे सिविलाइजेशन। ये सभी सभ्यताएं नदियों के समीप विकसित हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मानव बस्तियाँ बसने के लिए वहाँ पे अनुकूल दशाएं पाई गई। अब हम यहाँ पे जो साइड में दिया गया इसको पढ़ते हैं। डू यू नो, डू यू नो। तो द प्लेसेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। जहाँ पे कोई वो स्थान जहाँ पर इमारतें या कोई मानव बस्ती विकसित होती है उसे हम साइट बोलते हैं, स्थान बोलते हैं, आवास बोलते हैं, बसाव स्थान।
जहाँ पे लोग बसते हैं। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर, और जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं कहीं पर किसी आदर्श बसाव के बारे में, उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फेवरेबल क्लाइमेट, अनुकूल जलवायु, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, सुटेबल लैंड, योग्य भूमि जहाँ पे आप खेती कर सकें, फर्टाइल सॉयल, उपजाऊ मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये तय करते हैं, ये दशाएं जो होती हैं, जो फैक्टर होते हैं, ये तय करते हैं कि वहाँ पे मानव बस्तियाँ बच सकती हैं कि नहीं बच सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी, बस्तियाँ अस्थायी अथवा अस्थायी हो सकती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पोररी सेटलमेंट, और वो बस्तियाँ जो कि एक सीमित समय के लिए, एक संक्षिप्त समय के लिए होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पोररी सेटलमेंट, अस्थायी बस्ती या अस्थायी बस्तियाँ। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पोररी सेटलमेंट, और ऐसे लोग जो कि घने जंगलों में रहते हैं, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, तो वो प्रायः क्या करते हैं? वो प्रायः अस्थायी बस्तियों में ही निवास करते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, अच्छा उनका काम क्या होता है, कौन सा काम वो करते हैं ऐसे लोग? तो उनका काम होता है शिकार करना, गैदरिंग, संग्रहण करना, गैदर करना किसी चीज़ को, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों या कोई और चीज़ें हों। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं उसको हम। आज यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, कल वहाँ पे जाके कृषि कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड ट्रांसह्यूमेंस मतलब ऋतु प्रवास। ट्रांसह्यूमेंस मीन्स होता है ऋतु प्रवास, यानी मौसम के अनुसार हम एक जगह में दूसरे स्थान पर जो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऋतु प्रवास, मौसमी प्रवास। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। अगर हम आज की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट है, हमने जहाँ पे घर बना लिया वहीं पे हम परमानेंटली रहते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लिव, और ऐसे बस्तियों में लोग घरों को बनाते रहने के लिए। तो यहाँ पे साइड में दिया भी गया बेटा, ट्रांसह्यूमेंस इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट, मतलब एक ऋतु प्रवास होता है। ट्रांसह्यूमेंस जो होता है ऋतु प्रवास होता है, मौसमी प्रवास होता है, मौसम के अनुसार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। और पीपल लोगों का, पीपल हु रियर एनिमल्स जो जानवरों को पालते हैं, मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स, अच्छा नए चरागाहों की तलाश में वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। टू चेंज इन सीजन्स, जब मौसम में परिवर्तन होता है, सीजन में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, तो लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ऋतु प्रवास। तो यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा स्टोरी दिया गया है मैरी का। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। तो अपने मित्र मैरी जो थी अपनी मित्र गुरप्रीत का इंतजार कर रही थी ताकि मैरी अपने जब वो आए तो मैरी अपने केक को काटे। और आखिरकार गुरप्रीत आई, टायर्ड, कफिंग एंड वेजिंग, मतलब हाँफते हुए, खांसते हुए और थकी हुई। She explained that the traffic jam was terrible, और उसने बताया कि यातायात की जो समस्या थी बहुत गंभीर थी। मैरी की जो माँ थी मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड, उन्होंने आह भरते हुए बोला, उफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी, मतलब जो पॉल्यूशन हमारे शहर में बहुत ख़राब हो गया है। प्रसाद हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, तो हाल में ही अपने गांव से आए थे वो। तो उन्होंने पूछा, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़,
मतलब शहरों में इस प्रकार के ट्रैफिक जाम और इतने प्रदूषण क्यों होते हैं? द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। तो मैरी की जो पिताजी हैं मिस्टर थॉमस, उन्होंने उत्तर दिया कि इसका जो कारण है कि जो वाहनों की जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और इसी कारण शहरों में प्रदूषण की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मैरी ने ये भी पूछा, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़? तब लोग शहर क्यों आ रहे हैं? जब शहरों में इतना प्रदूषण है तो लोग शहर क्यों आ रहे हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, वो शहर इसलिए आते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। वो नौकरी की तलाश करने के लिए, बेटर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा के लिए, एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ और बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए वो शहरों के लिए आते हैं, शहरों में आते हैं। मैरी ने फिर से पूछा, आगे पूछा उसने, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, यदि इतने ढेर सारे लोग शहर में आ गए तो वेयर विल ऑल द पीपल लिव? तो लोग रहेंगे कहाँ? तो थॉमस ने उत्तर दिया, उसके पिताजी ने उत्तर दिया, यही कारण है, यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वैटर सेटलमेंट्स। तुम्हें बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ जो स्लम्स हैं और स्क्वैटर सेटलमेंट्स हैं, मतलब जहाँ पे लोग जहाँ तहाँ लोग कब्जा कर लिए हैं, स्क्वैटर मतलब कर लिए हैं उसको, और वो शहर के कंजेस्टेड जो पार्ट्स हैं, अनहाइजीनिक पार्ट्स हैं, कंडीशंस उसमें रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाईज और कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़। प्रसाद said, आवर विलेजेस मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स। तो उन्होंने बताया, जो कि गांव से आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारे गांव में बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं हैं, वेल इक्विप्ड स्कूल्स भी नहीं हैं और अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस, हमारे पास बहुत खुली जगह है और ताज़ी हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो व्हेन माई ग्रैंड फादर वॉज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। लेकिन जब हमारे दादाजी बीमार पड़े तो हमें शहर के अस्पताल में जाना पड़ा। तो ये कहानी छोटी सी है कि शहरों में इतनी अनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं और जो प्रदूषण का जो एक लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से गुरप्रीत थकी हुई थी, कफिंग कर रही थी, खांस रही थी और पैंटिंग कर रही थी, हाँफ रही थी। तो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो ऊपर जो वार्तालाप दिए गए हैं वहाँ से हम ये पाते हैं कि 2 प्रकार के सेटलमेंट होते हैं, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट। अच्छा, गांव में जो सेटलमेंट है उसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। और वहाँ के लोग किस प्रकार के एक्टिविटीज़ में, किस प्रकार की क्रियाकलाप में इंगेज होते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री जंगलों का काम मतलब कटाई करना या मतलब है ना, और क्राफ्ट वर्क हो गया, ट्रेडिंग हो गया, एट्सेट्रा। और शहरों में जो सेटलमेंट होते हैं कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, वो घने भी हो सकते हैं और स्कैटर्ड, तितर बितर मतलब संकीर्ण बोल सकते हैं उसको आप, यानी ज़्यादा बहुत घना नहीं। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डिवेलिंग। ये बता रहे हैं कि जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, सघन बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पे घर बहुत आस पास बने होते हैं। वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट डिवेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। अच्छा, जो संकीर्ण या कह सकते हैं कि संकीर्ण नहीं, प्रकीर्ण जो सेटलमेंट होता है, जहाँ पे मानव बस्तियाँ कम होती हैं, वहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे और जबकि स्कैटर्ड सेटलमेंट में आपको इक्का दुक्का घर देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत दूर दूर। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्स। स्कैटर्ड जो सेटलमेंट होते हैं आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, थिक फॉरेस्ट घने जंगलों में, एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे
बहुत ज़्यादा जलवायु होती है, अच्छी जलवायु होती कह सकते हैं आप। इन रूरल एरियाज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट कह सकते हैं, जैसे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, वहाँ पे आपको बहुत कम घर देखने मिलेंगे, बहुत दूर दूर। तो इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरमेंट। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों को किस प्रकार से बनाते हैं ताकि वो उनके पर्यावरण के अनुकूल हो। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, वहाँ पे जो छतें होती हैं तिरछी होती हैं ताकि जो पानी निकल सके आराम से। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, और वो जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में। तो हाउस कैसे बनाए जाते हैं? ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म, एक उठे हुए चबूतरे पर। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, और जहाँ पे गर्म जलवायु होती है वहाँ पे थैच्ड रूफ बनाए जाते हैं, घास फूस के जो मकान होते हैं, छत होते हैं, बनाए जाते हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, जो वहाँ पे स्थानीय मटेरियल मिलता है, जैसे स्टोन्स हो गया, मड हो गया यानी कीचड़, क्ले मिट्टी, स्ट्रॉ, घास फूस, ये ऐसे मटेरियल है जो कि वहाँ पे घरों को बनाने के काम में आते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स, कस्बे छोटे होते हैं और जो शहर होते हैं वो बृहद विशालकाय शहरी बस्तियां होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, और शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो निर्माण, व्यापारिक और अन्य सेवाओं में मिले होते हैं, या मतलब वहाँ पे उनमें व्यस्त होते हैं, वो काम करते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। तो आपके लिए है कि आपके आसपास जो गांव हैं, कस्बे हैं या शहर हैं, उनके नाम बताइए जहाँ पे इस प्रकार के कॉम्पैक्ट या स्कैटर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से लोग और सामान ढोए जाते हैं, परिवहन किया जाता है। और प्रारंभिक दिनों में इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। अगर हम पहले की बात करें, आज के 40-50 साल पहले की बात करें या और पहले की बात करें, तो लोगों को परिवहन करने में, आने जाने में बहुत समय लगता था, लंबी दूरियों का। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को पैदल चलना पड़ता था और उनके जो सामान होते थे वो जानवर लेके चलते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे जो आवागमन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो आसान बन गया। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड। जैसे जैसे समय बीता गया, ट्रांसपोर्ट के साधन भी अलग अलग साधन विकसित हुए। बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन आज भी लोग जानवरों का उपयोग ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉर्स कार्ट एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री। हमारे देश की, हम अगर अपने देश की बात करें तो डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कमर्स आर कॉमन। ये सब आम चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड। साउथ अमेरिका के अगर हम एंडीज पर्वत की बात करें, वहाँ पे जो वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं, वहाँ पे लामा नामक एक जानवर होता है जिसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि तिब्बत में याक्स यूज़ किए जाते हैं। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। प्रारंभ में जो व्यापारी होते थे, व्यापारी, वो भारत आने के लिए उनको कई महीने लग जाते थे। दे टूक आइदर द सी रूट, या तो वो समुद्री मार्ग से आते थे या तो फिर भूमि मार्ग से आते थे, स्थल मार्ग से। एरोप्लेन्स, आज की अगर हम बात करें तो एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर, उससे यातायात बहुत सुगम हो गया है, बहुत तेज हो गया है। आज हमें भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 7 घंटे की समय लगता है, 6 से 8 घंटे का समय लगता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। और जो आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, साधन हैं, उससे हमारा समय और हमारा
एनर्जी यानी ऊर्जा दोनों बचती है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, कल से हम आपको पढ़ाएंगे अगला पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट होगा। तो आशा करते हैं आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो अपने सजेशंस और ओपिनियंस आप दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।